देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा है कि चित्र में चेतावनी चिन्ह दर्शाया गया है और कुछ चेतावनी चिन्ह चित्र में ऑप्शन में दर्शाया गया है और वो ऑप्शन अभी हम दिखाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न। कौन सा संकेत खतरे की संभावना को दर्शाता है? उसमें से देखकर बताना है कि कौन सा जो संकेत है वो खतरे की संभावना को दर्शाता है। तो चलिए हम ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए, तो आपको खतरे का संकेत कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है खतरे का संकेत का चिन्ह है। ठीक है, देखिए, श्रवण सुरक्षा पढ़ने के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह चित्र में प्रदर्शित है? श्रवण सुरक्षा यानी कान की सुरक्षा के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह जो है चित्र में प्रदर्शित है? तो आप चित्र देखकर ही बता सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, देखिए, श्रवण सुरक्षा पढ़ने के लिए आवश्यक चिन्ह दिए गए चित्र में के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में जो है सकारात्मक सुरक्षा केंद्र को संकेत को दर्शाया गया है। ठीक है, चित्र में सकारात्मक सुरक्षा संकेत को दर्शाया गया है। इनका आकार याद रखिएगा फ्रेंड्स, गोल होता है और इसका रंग जो होता है नीला होता है। पृष्ठ का रंग जो होता है नीला होता है और चिन्ह जो होता है वो सफ़ेद होता है। सकारात्मक सुरक्षा संकेत का जो होता है आकार गोल होता है और पेज पृष्ठ जो होता है उसका रंग नीला होता है और चिन्ह जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। जैसे आँख की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनने के लिए भी दर्शाया जाता है। सिर की सुरक्षा के लिए जो है टोपी भी दर्शाया जाता है इस संकेत के द्वारा। कान की सुरक्षा करने के लिए भी दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, धूम्रपान जो है निषेध को दर्शाने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि एक आकृति होता है, वृत्ताकार होता है और उसमें क्रॉस चिन्ह रहता है और उसके जरिए क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो देखिए, उसकी आकृति किस प्रकार की है, किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है उसको दर्शाने के लिए? तो वृत्तीय आकृति का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट 2014 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए वृत्तीय प्रकार की आकृति का उपयोग होता है, जिसे दर्शाने के लिए श्वेत पर्दे पर जो होता है काले संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका देखिए पृष्ठ जो होता है वो श्वेत होता है और जो चिन्ह होता है वो काले संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंग डैश है। जो निषेध चिन्ह होता है उसको दर्शाने के लिए प्रयुक्त जो है रंग कैसा होता है? तो देखिए, लाल बॉर्डर व क्रॉस बार, काला संकेत और सफ़ेद पृष्ठभूमि। तो देखिए, इसका जो बॉर्डर होता है निषेध चिन्ह का वो होता है लाल और उसमें क्रॉस रहता है, जैसे हम लोग पीछे अभी देखे थे, और काला संकेत द्वारा उसमें दर्शाया जाता है और सफ़ेद इसकी क्या होती है? पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, तो देखिए, निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त लाल रंग बॉर्डर व क्रॉस बार, काला संकेत और सफ़ेद पृष्ठभूमि है। इसे वृत्ताकार आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि इसे न करें। उदाहरण धूम्रपान निषेध। इस प्रकार के लिए हम लोग इस चिन्ह का उपयोग करते हैं जिसे निषेध चिन्ह कहा जाता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि कुछ सुरक्षा संकेत दिया गया है और उसके पृष्ठभूमि का रंग से मिलान करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, निषेधात्मक संकेत जो होता है उसका जो होता है पृष्ठभूमि का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। ठीक है, उसी प्रकार अनिवार्य जो संकेत है इसका जो पृष्ठभूमि का जो रंग होता है वो नीला होता है। उसी प्रकार संकेतक जो संकेत है इसका जो पृष्ठभूमि का जो रंग होता है वो पीला होता है। और उसी प्रकार सूचनात्मक संकेत जो है
इसका जो पृष्ठभूमि का जो रंग होता है हरा होता है। तो 1 का 4, ठीक है, 1 का 4 और बी का जो है 3, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, देखिए निषेधात्मक संकेत का जो होता है पृष्ठभूमि वो सफ़ेद होता है, अनिवार्य संकेत का जो होता है नीला होता है, संकेतक का संकेत जो होता है पीला होता है, सूचनात्मक का जो संकेत होता है वो हरा होता है। ठीक है, देखिए नीचे प्रदर्शित संकेत का क्या अर्थ है, बताना है कि ये जो संकेत है इसका क्या मतलब है। ठीक है, आग के खतरे को दर्शाया गया है, इससे विद्युत झटके का खतरे को दर्शाया गया है, या खतरे की सामान्य चेतावनी दी गई है, या ओवरलोड भार को दर्शाया गया है। तो यह जो है फ्रेंड्स विद्युत झटके के खतरे को दर्शाया गया है। ये प्रश्न पूछा गया है आरआरबी पटना असिस्टेंट लोको पायलट 2014 में। देखिए प्रदर्शित चिन्ह विद्युत झटके के खतरे को प्रदर्शित कर रहा है। इनका आकार त्रिभुज के समान होता है और इनका रंग पीला और बॉर्डर व चिन्ह जो होता है, इसका रंग पीला तथा बॉर्डर व चिन्ह जो होता है काले रंग के होते हैं, जिसका अभिप्राय खतरा चेतावनी भय होता है, जैसे आग का खतरा, बिजली का खतरा, इसके लिए इसको दर्शाया जाता है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा निषेध चिन्ह से संबंधित नहीं है। ठीक है, धूम्रपान व खुली आग ये भी निषेध चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। पैदल चलने के लिए मना करना ये भी निषेध चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें ये नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, ये नहीं दर्शाया जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, देखिए धूम्रपान व खुली आग, पैदल चलने के लिए मना करना निषेधात्मक चिन्ह का प्रतीक है, और नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करना अनिवार्य चिन्ह का प्रतीक है। और अनिवार्य चिन्ह का फ्रेंड्स पूछा जाए कि पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ठीक है, बहुत अधिक रक्त बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र कार्य क्या होना चाहिए। बहुत अधिक रक्त बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र कार्य क्या होना चाहिए। जख्मों पर दबाव लगाएं। देखिए जब भी अगर रक्त बहने की स्थिति में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जख्म पर दबाव लगाएं। ठीक है, देखिए बहुत अधिक रक्त बहने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के अंतर्गत सर्वप्रथम व्यक्ति को घाव वाले स्थान पर पर्याप्त दबाव लगाकर रक्त को बहने से रोकना चाहिए, जिससे कि रक्त का प्रवाह रुक जाए और बाहर नहीं आए। ठीक है, देखिए जीवित लाइन के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति जीवित लाइन के संपर्क में आ जाता है तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए हम अपना पहला कर्तव्य क्या होगा। डॉक्टर को बुलाएंगे या उसके हाथ को पकड़कर जीवित लाइन से उसे दूर खींचेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे। जीवित लाइन से उसे अलग करेंगे। यह जो है इसका राइट आंसर होगा, जो है सी जो है इसका राइट आंसर होगा। जीवित लाइन संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम जीवित लाइन से उसे अलग करना ही होता है। तब पश्चात उसके हाथ, पैर और शरीर को मालिश करना होता है। उसके बाद शीघ्र ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखिए यदि पीड़ित व्यक्ति के घाव से खून रिस रहा हो तब आंसुत जल में डैश का घोल बनाकर लगाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स फिर से सुनिए, यदि पीड़ित व्यक्ति के घाव से खून रिस रहा हो तब आंसुत जल में डैश का घोल बनाकर लगाना चाहिए। तो फिटकिरी का जो है फ्रेंड्स घोल बनाकर लगाना चाहिए। यदि पीड़ित व्यक्ति के घाव से खून रिस रहा हो तब आंसुत जल में फिटकिरी का घोल बनाकर लगाना चाहिए। रक्त बहने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के अंतर्गत सर्वप्रथम घाव वाले स्थान पर पर्याप्त दबाव बनाकर खून के प्रवाह को रोकना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि कृत्रिम श्वास देने की निम्न में से कौन सी विधि सबसे
उत्तम मानी जाती है। तो कृत्रिम श्वास देने की जो नीचे दिया गया है, इसमें सबसे अच्छा विधि जो है मुंह से मुंह में हवा भरना वाला जो विधि है, यह सबसे उत्तम मानी जाती है। देखिए, कृत्रिम श्वास देने की सबसे उत्तम विधि मुंह से मुंह में हवा भरना विधि होता है। यह क्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार की जाती है। यह क्रिया शीघ्रता से की जाती है, जिससे रोगी की श्वास शीघ्र आने में सहायता मिलती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर, किस विधि में जो है पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसको पीठ के बल लिटाकर उसके पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं। तो यह जो विधि होता है सिल्वेस्टर विधि होता है। कौन सा विधि होता है फ्रेंड्स? सिल्वेस्टर विधि होता है। सिल्वेस्टर विधि के बारे में थोड़ा बातें जान लीजिए। सिल्वेस्टर जो विधि है, इसमें पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसके पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं, जिससे उसकी कृत्रिम श्वास दिया जा सके, जिससे उसे कृत्रिम श्वास दिया जा सके। यह क्रिया अत्यधिक तेज गति से नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट में लगभग 10 से 12 बार यह क्रिया होनी चाहिए। इस क्रिया में फेफड़े बार बार दबते हैं और फैलते हैं और रोगी की श्वास आने लगती है देखिए, पीड़ित व्यक्ति की छाती तथा पेट पर फोड़े पड़ने की स्थिति में उपचार करने वाले व्यक्ति को रोगी के डैश के पास बैठना चाहिए। तो कभी भी फोड़े पड़ने वाले स्थिति में उपचार करने वाले व्यक्ति को रोगी के जो है फ्रेंड्स सिर के पास बैठना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति की छाती तथा पेट पर फोफले पड़ने की स्थिति में उपचार करने वाले व्यक्ति को रोगी के सिर के पास बैठकर कृत्रिम श्वास देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का घाव प्रभावित न हो और व्यक्ति के घाव पर तेल लगा देना चाहिए तेल लगा देना चाहिए। देखिए, छाती या पेट में जख्म या जलने में पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताइए। ठीक है, छाती या पेट में जख्म आ जाने या जलने में पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताइए। तो यह जो विधि होगा, सबसे सर्वोत्तम विधि जो होगा, मुंह से मुंह की विधि होगा। छाती या पेट में जख्म जलने से पुनः होश में लाने के लिए मुंह से मुंह में हवा भरने की जो विधि है वो सर्वोत्तम होती है। इस विधि से रोगी के पेट व छाती के जख्म को बिना प्रभावित किए कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। देखिए, आग पूछा गया है किसका मिश्रण होता है। तो आग जो होता है ईंधन, हवा और तापक्रम का मिश्रण होता है। आग के बारे में थोड़ा बात जान लेते हैं। आग जो है दहनशील पदार्थ देखिए, आग जो होता है दहनशील पदार्थ का जलना आग कहलाता है। आग को जलते रहने के लिए 3 कारकों की ज़रूरत होती है, जिसमें ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, प्रश्न है कि श्रेणी बी अग्नि को बुझाने के लिए डैश को प्रयोग किया जाता है। तो बी श्रेणी की यानी कि द्रव वाले जो श्रेणी का आग जो है उसको बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी दहनशील द्रव जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि से लगी आग जो है वो बी श्रेणी की आग कहलाती है। और श्रेणी की अग्नि का शमन करने के लिए फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, साधारण अथवा हैलोन रासायनिक अग्निशामकों का इस्तेमाल करना चाहिए।
देखिए, पानी के द्वारा सफलतापूर्वक किस वर्ग की आग को बुझाया जा सकता है? तो पानी के द्वारा सफलतापूर्वक जो है केवल ए श्रेणी की आग यानी वर्ग ए की आग ही बुझाया जा सकता है। साधारणतः दहनशील पदार्थ जैसे कि पेपर, लकड़ी, कोयला इत्यादि से लगी आग को ए वर्ग की आग कही जाती है और ए वर्ग की श्रेणी की आग को पानी से आसानी से बुझाया जा सकता है। देखिए, पूछा गया है कि चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। यह किस श्रेणी का आग है? ठीक है, ये गैस में लगा है और एक जो है तेल में लगा है। दोनों गैस का ही है, दोनों गैस का ही है। ठीक है, तो देखिए ये किस श्रेणी का आग कहलाएगा? तो ये जो है श्रेणी सी का आग कहलाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। प्रदर्शित जो चित्र जो है सी, ये प्रदर्शित चित्र सी श्रेणी का आग का उदाहरण है। गैसें उदाहरण है, इसके अंतर्गत जो है गैसें आती है, जिसे एलपीजी बायोगैस से लगी आग को सी श्रेणी की आग कहा जाता है। इसे बुझाने के लिए पाउडर चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, चित्र में प्रदर्शित श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी जो है टाइप का आग बुझाने वाला यंत्र सबसे बेस्ट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, ये डी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में लगी आग जो है डी श्रेणी की आग कहलाती है। देखिए, ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित ईंधनों के लिए आग की श्रेणी का नाम बताना है कि यह किस श्रेणी का आग हो सकता है। लकड़ी है, कपड़ा है, कागज़ है, तीनों ठोस ही है, तो ये किस श्रेणी का आग हो सकता है, आप लोग बताएं। देखिए, ये किस श्रेणी का जो आग हो सकता है, ये ए श्रेणी का आग हो सकता है। ठीक है, ठोस जो है वो ए श्रेणी का आग होता है, द्रव जो है वो बी श्रेणी का आग होता है, गैस जो है वो सी श्रेणी का आग होता है और विद्युत उपकरणों के द्वारा जो आग लगता है वो डी श्रेणी का आग होता है। तो ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग के 4 प्रकार ABCD में से ए वर्ग के अंतर्गत लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि द्वारा लगने वाला आग शामिल किया जाता है। इस श्रेणी की आग को शमन करने के लिए साधारण दहनशील पदार्थ को ठंडा कर उसे भिगोकर पुनः आग पकड़ने से रोकना चाहिए। इस पर जो है पानी वाला